हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड के द्वारा भूगोल के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक एसटीडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने हमने जो है लगभग 27 प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग जो है 28वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और ये श्रृंखला तब तक चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो बने रहेगा सेशन में, वीडियो को पूरा देख कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें 28वां प्रश्न देखिए क्या लिखा है। फिलामेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? तो ग्रहाणु परिकल्पना में, ज्वारीय परिकल्पना में, सुपरनोवा परिकल्पना में, अंतरा तारकीय धूल परिकल्पना में। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी फिलामेंट शब्द का प्रयोग जो है कहाँ पे किया गया? तो ये ज्वारीय परिकल्पना में किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। फिलामेंट शब्द का प्रयोग ज्वारीय के अंतर्गत किया जाता है। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन ब्रिटिश विद्वान सर जेम्स जीन्स ने 1919 में किया था तथा जेपरी विद्वान ने इस परिकल्पना को जो है 1929 में जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे 29वां प्रश्न देखिए ध्यान से। तारों की निश्रित गैस एवं धूल की राशि के पिंड को कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, नेबुला कहते हैं, ग्रहाणु कहते हैं, द्वैतारक कहते हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी तारों का जो निश्चित गैस और धूल के जितने भी राशि पिंड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो नेबुला कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेबुला। ठीक है, आगे अंतरा तारकीय धूल परिकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? स्टोस्मिड, एफ ओल ने, रसेल ने, हेराल्ड जेफरी ने। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ओटो स्मिड ने जो है इस परिकल्पना को जो है प्रतिपादित किया था। ठीक है, देखिए ध्यान से इसका डिस्कस। अंतरा तारकीय धूल परिकल्पना जिसको अंतरा तारक की प्रतिपादक ओटो स्मिड ने 1943 में किया था। इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने ग्रहों की परिकल्पना गैस एवं धूल कणों से मानी है। इन्होंने माना है कि ब्रह्मांड में आदिकाल से गैस एवं धूल कण फैले हुए हैं जिनकी उत्पत्ति उल्काओं और तारों से मानी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है देखिए ध्यान से। निम्न से किसने कहा था कि स्थलाकृति संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का फल है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो डब्ल्यू पेन, ऑप्शन बी की बात करेगा तो डब्ल्यू एम डेविस, सी की बात करेगा के क्रमे और डी की बात करेगा स्टालर। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी डब्ल्यू एम डेविस जो है इसका क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से इसका डिस्कस क्या लिखा है। स्थलाकृति संरचना प्रक्रम एवं अवस्था का फल है। डेविस के अनुसार प्रत्येक स्थल रूप आवर्धन के चक्रीय रूप का प्रतिफल है। इसे डेविस का त्रिकोण कहा जाता है। डेविस ने अपवर्जन चक्र को परिभाषा देते हुए स्पष्ट किया है कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपवर्जन की प्रक्रिया द्वारा आकृति विहीन समतल मैदान में बदलता है। ठीक है, आगे 32वां प्रश्न देखिए ध्यान से। इसमें लिखा है कि स्टोन लैटिस निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा निर्मित होता है? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, लहर के द्वारा, हिमानी प्रक्रम द्वारा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। वायु के द्वारा जो है ये क्या होता है? तो निर्मित होता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। स्टोन लैटिस वायु क्रिया द्वारा निर्मित अपवर्तनात्मक स्थल स्वरूप होता है। मरुस्थलीय भागों में जब सशक्त पवनों के सामने ऐसी चट्टानें पड़ी हो जिसकी संरचना विभिन्न अवस्था स्वभाव वाली चट्टानों से हुआ है, अर्थात उनकी कठोरता में पर्याप्त भिन्नता हो, तो इस प्रकार पवन रेत कणों की सहायता से अपघर्षण द्वारा शैलों को कोमल भाग को अपवर्तन कठोर भाग को स्थायी स्थिति छोड़ देता है, जिससे वह जालीनुमा आकृति हो जाती है, जिससे स्टेन लैटिस स्थलाकृति भी कहते हैं। ठीक है, आगे आगे जो हमारा देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ध्यान से। इसमें लिखा है कि निम्न में से किसने प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत प्रतिपादन किया है? हैरी बैस, हालम, डब्ल्यू जे मार्गन, हार्टलेजर। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। हैरी हैस ने जो है प्लेट विवर्तनी सिद्धांत को जो है प्रतिपादन किया है। ठीक है, देखिए ध्यान से इसका डिस्कस। स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं तथा इन प्लेटों के प्रभाव एवं स्वभाव से संबंधित
आदन को प्लेट विवर्तनी कहते हैं। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कनाडा के भूगर्भ शास्त्री टूजो विल्सन ने 1935 में किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय जो है हैरी हैस को जाता है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा 34 प्रश्न देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धनुषाकार डेल्टा बनाती है? मिसिसिपी नदी, गंगा नदी, नील नदी और हडसन नदी। इसके उत्तर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 20 का ऑप्शन सही है और सी 20 का ऑप्शन सही है ना। यानी गंगा नदी भी जो है धनुषाकार डेल्टा बनाती है और नील नदी भी जो है धनुषाकार डेल्टा बनाती है। तो देखिए इसमें डिस्कस। चपाकार डेल्टा का आकार वृत्त की चाप या धनुष के समान होता है, इसी से धनुषाकार डेल्टा भी कहा जाता है। इसका विस्तार मध्य में सर्वाधिक होता है तथा दोनों किनारों की ओर यह कम होता जाता है, जैसे नील नदी का डेल्टा, राइन नदी का डेल्टा, गंगा डेल्टा, इरावदी डेल्टा और सिंधु डेल्टा। इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे 25वां प्रश्न देखिए ध्यान से। निम्न में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपरदन से नहीं हुआ है? सर्क का, नूनाटक का, हार्न का, ड्रमलिन का। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ड्रमलिन जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसका निर्माण जो होता है हिमानी अपरदन से नहीं होता, बाकी सबका होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से इसका डिस्कस। ड्रमलिन का निर्माण हिमानी के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप होता है। ये गुलास मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार का ढेर या टीले होते हैं जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंड के समान होता है। ड्रमलिन का ढाल असमान होता है। ठीक है, आगे 36वां प्रश्न देखिए ध्यान से। शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में पेडिमेंट एवं प्लाया की मध्य निक्षेप जनित मंद ढाल वाले मैदान को कहते हैं बजाडा, अर्ग, रेग, सलीना। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बजाडा जो इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से इसका डिस्कस। शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में पेडिमेंट एवं प्लाया के मध्य निक्षेप जनित मंद ढाल वाले मैदान को बजाडा कहा जाता है। बजाडा का निर्माण पेडिमेंट के नीचे तथा प्लाया के किनारे पर जलोढ़ पंखों के मिलने से होता है। ठीक है, आगे 37वां प्रश्न देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपवर्तनात्मक स्थलाकृति नहीं है? कास्ट विंडो, डोलाइन्स, लैपीज और स्टेगलैंड। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये स्टैगलैक्टाइट जो है ये जो है अपवर्तनात्मक स्थलाकृति नहीं है। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। स्टैलेग्माइट कास्ट भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है जिसका निर्माण निक्षेपण के फलस्वरूप होता है, जबकि कास्ट विंडो, लैपीज तथा डोलाइन्स ये तीनों अपवर्तनात्मक स्थलाकृति के द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, और इसमें भी देखिए जब चूना युक्त जल गुफाओं की छत से टपक टपक कर गिरता है तो गुफा की सतह पर इस चूनायुक्त जल की संपूर्ण नमी का वाष्पीकरण हो जाता है और स्तंभ जैसी स्थलाकृति पड़ती है जिसे स्टेगमाइट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है देखिए ध्यान से। पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो ऑप्शन इसका जो ए है इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जालाधीर शिला यानी स्टोन लैटिस जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से इसका डिस्कस। पवन के अपघर्षण कार्य द्वारा जालीदार शिला का निर्माण होता है। अपवन के अपवर्तन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ जैसे वातगर्त, इंसेलबर्ग, छत्रक शिला, भूस्तंभ, जीवगेन, यार्डंग, ड्राइकांटर, पुल, खिड़की इत्यादि। ठीक है, और भी देख सकते हैं हम। पवन के निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं बालुका है, स्तूप है, बरखाना है, लोयस है, मिट्टी है, बालसन है, प्लोया है, बजादा है, पेडिमेंट है। ये सब क्या है तो पवन के द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। निम्न में से कौन ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादक है? जे ओलिवर, वी वर्कनीज तथा जे वर्कनीज, पी.आर. पिगनेट। इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी वर्कनीज तथा जे वर्कनीज जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का क्या किया है तो प्रतिपादन किया है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन नार्वे के 2 ऋतुवैज्ञानिक वी वर्कनीज तथा जे वर्कनीज ने 1918 में शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति के संबंध में दिया है। इस सिद्धांत को लहर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे 10वां प्रश्न देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिम युग के नाम से जाना जाता है? इयोसीन युग, प्लिस्टोसीन युग, प्लायोसीन युग,
ओलिगोसिन। इसका जो उत्तर हो जाएगा फिर से ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी महानिम को कौन सा हम लोग ये बोलते हैं, तो प्लिस्टोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो प्लिस्टोसिन इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में डिस्कस। महान युग के लिए प्लिस्टोसिन युग जाना जाता है। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के हिमनीकरण की प्रक्रिया 4 रूपों में हुई, जिनमें निम्न नामों से जाना जाता है। कौन कौन है, तो इसमें देख सकते हैं हम लोग। इसकी बात करेंगे हम लोग, तो पहला हिम की बात करेंगे तो इसको यूरोप में गूंज और उत्तरी अमेरिका में नेब्रास्का में बोलते हैं। दूसरे की बात करें तो मेंडेल और कंसाइन बोलते हैं उत्तरी अमेरिका में। तीसरा रीस, इलिनोई। चौथा ओर्म और विकांसिन। इसका जो है राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे नेक्स्ट 41वां प्रश्न देखिए ध्यान से। इसमें लिखा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर से उत्तर देना है। एक और लेखक लिखा है, एक और पुस्तक लिखा है। जैसे स्ट्रैबो किससे मिलान करेंगे, वारेंसी ने कौन किताब लिखा था, टालमी ने कौन लिखा था और रेटिजल ने कौन लिखा था। ठीक है, तो इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम लोग देख सकते हैं, इसका मिलान भी कैसे किसके द्वारा कौन सी किताब लिखा गया है। जैसे स्ट्रैबो ने जो है जियोग्राफी लिखा है, वारेनिस ने जो है जियोग्राफी जर्नल्स लिखा है, टालमी ने जियोग्राफिका लिया है और रेटिजल ने क्या लिखा है, तो एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है इन्होंने लिखा है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से 42वां प्रश्न है। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करना है। चिंतन पैनल को किससे मिलान करना है, संभववाद, अम्बलैंड और मेगापोलिस। इसको मिलान करना है कि कौन सा क्यों किससे रिलेटेड है। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ए जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है। चलिए इसको मिलान करते हैं, किस विचारधारा के कौन से प्रतिपादक है। जैसे चिंतन फनल की बात करेंगे तो चिंतन फनल के प्रतिपादक जो है टी.एस. कुन्नन है। संभववाद की बात करेंगे तो वाई.डी. डबलास और रेटजेल आते हैं। अम्बलैंड की बात करेंगे तो आंद्रे एलेक्स आते हैं और मेगालोपिस की बात करेंगे तो जीन मॉटमैन आते हैं। ठीक है, आगे आगे देखिए 33वां प्रश्न देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कोड में से उत्तर का चयन करना है। फिजियोग्राफी, इसमें सैंपल, इसमें जियोग्राफी और इन्वायरमेंट और जोनासोनिक्स की बात करेंगे तो इसमें मिलाना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ए जो इसका क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे इसमें जो है सही सम्मिलित करना है, एक और पुस्तक दिया है, एक और लेखक दिया है। जैसे फिजियोग्राफी की बात करेंगे तो इसको जो है आर.डी. सलिसबरी ने लिखा है। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी एनवायरनमेंट को जो है इसी सैम्पल ने लिखा है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट को जो है एल्सवर्थ हंटिंगन ने लिखा है। द पायनियर फ्रेंच को जो है बोमैन ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट हमारा 44वां प्रश्न देखिए। इसमें भी क्या करना है, तो मिलान करना है, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे क्षेत्र वर्णन, विवेचन की संकल्पना, भूदृश्य की संकल्पना, रिमाइंडलैंड की संकल्पना, जैविक राज्य की संकल्पना। ठीक है, इसको क्या करना है मिलान करना है, कौन सा ऑप्शन किस ऑप्शन से मिलेगा। जैसे इसकी बात करेंगे हम लोग, तो जो क्षेत्र वर्णन और विवेचना की जो संकल्पना है इसको किसने लिखा है, तो रिचथोफेन लिखा है। भूदृश्य की संकल्पना जो है कार्ल ओसावा ने लिखा है। रिमलैंड की संकल्पना जो है स्पाइकमैन ने लिखा है। जैविक राज्य की संकल्पना जो है रेटजेल ने लिखा है। किसने लिखा है, तो रेटजेल ने। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इसमें भी वही करना है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है मिलान करना है। जैसे प्रत्यक्षवादी भूगोल, आचार परक भूगोल, मानववादी भूगोल, नव नियतिवादी भूगोल। ठीक है, तो इसमें कौन किससे रिलेटेड है इसको बताना है। जैसे तो इसकी बात करेंगे तो इसमें एक और विचारधारा दिया था और एक और क्या दिया था, तो प्रतिपादक। जैसे प्रत्यक्षवादी भूगोल को जो है अगस्ट कॉम्पटे ने लिखा है। आचार परक भूगोल को जो है विलियम किर्क ने लिखा है। मानववादी भूगोल को जो है यू फुतुआन ने लिखा है। नवनीतिवाद को जो है ग्रिफिथ टेलर ने लिखा है। ठीक है, आगे आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसने लिखा कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। कार्ल लिटर, अलेक्जेंडर वान होमल, रिचथोफेन, रिचर्ड हार्टसोन। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। रिचर्ड हार्टसोन जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने बताया था कि भूगोल जो होता है भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से जो है रिलेटेड होता है। ठीक है, इसके बारे में देख भी सकते हैं, अभी हमने बताया था। उन्होंने बताया था कि मनुष्य मनुष्य प्रकृति का बच्चा है, यह कथन कुमारी सैम्पुल महोदय ने जो दिया है ना। तो मनुष्य क्या प्रकृति का बच्चा है, जिसको किसने बताया है,
तो कुमारी सैमपुल महोदय ने इसको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट 37वां प्रश्न देखिए ध्यान से। सहारा रेगिस्तान के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व तथा पूर्व दक्षिण दिशा में पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं? हार्मट्टन, हबूब, वाइस और गिबली। इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हार्मट्टन हवा बोलते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से इसका डिस्कस। हार्मट्टन शुष्क एवं गर्म पवन है जो सहारा रेगिस्तान के पश्चिम भाग में बहती है। इस पवन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं क्योंकि जब यह वायु सहारा रेगिस्तान में से गिनी तट की ओर प्रवाहित होती है तो हवा के निवासियों को आर्द्र मौसम को राहत प्रदान करती है। ठीक है, आगे आगे 48 हमारा प्रश्न है। पृथ्वी विद्युत चुम्बकीय लघु तरंगों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करती है जिसका विकिरण होता है फोटोस्फीयर से, आयनोस्फीयर से, एटमोस्फीयर से, ट्रोपोस्फीयर से। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। फोटोस्फीयर से जो है इसका जो है वर्णन है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस। इसमें लिखा है कि सूर्य की बाह्य सतह अर्थात फोटोस्फीयर से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय लघु विकिरण के माध्यम से विकिरण होता है। सूर्य से उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगों के सूर्य के चारों तरफ निकलकर बाहर की ओर आरी रूप से सीधे मार्ग से चलकर पृथ्वी की सतह पर 8 मिनट 16.6 सेकंड या लगभग 500 सेकंड में पहुंचती है। सूर्य का निर्माण 4 प्रमुख मंडलों से हुआ है, तो एक और कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर तथा कोरोना से मिलकर जो है इसका जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे सौरिक वायुमंडल के सबसे बाहरी वायुमंडल को कोरोना कहते हैं। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 केल्विन होता है। सूर्य की बाह्य सतह की अंत तापदीप्ति के कारण चमकने वाली गैस नीचे से गर्म होकर होने पर ऊर्जा का विसर्जन करती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो फोटान कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटान। ठीक है, नेक्स्ट इसमें विचार करना है कि नीचे देखो में कौन सा उत्तर सही है। जैसे कथन नहीं कर रहा है कि बरखान का पवनमुखी ताल ढाल तीव्र होता है। बरखान के शिखर पवन दिशा को इंगित करते हैं। इसको मिलाना है और कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। जैसे इसमें पहला ऑप्शन है दोनों ए आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ए आर सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर जो है सही है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए गलत है बाकी आर क्या है तो सही है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। बरखान का पवनमुखी ढाल मंद होता है जबकि पवन विमुखी ढाल तीव्र होता है तथा बरखान के शिखर पवन दिशा को इंगित करता है। बरखान पवनमुखी ढाल उत्तर तथा पवनमुखी ढाल का अवतर होता है तथा प्रचलित पवन भंवर द्वारा बरखान का शीर्ष पवन भाग पवन दिशा के दो नुकीलों सिरों से विभक्त हो जाता है। अतः जो हमारा ए गलत है परंतु आर क्या है सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा दिए गए नीचे को प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। जैसे एक और महासागरीय गर्त दिया है और एक और ऑस्ट्रेलिया, जैसे टोंगा का है, चैलेंजर का है, रोमांस का है, नरेश का है, इसको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए कौन किससे मिलान करते हैं। जैसे टोंगा की बात करेंगे तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। चैलेंजर की बात करेंगे तो उत्तरी प्रशांत में है। रोमांस की बात करेंगे तो दक्षिणी अटलांटिक में है। नरेश की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है तो उत्तरी अटलांटिक में है। ठीक है, आगे 52वां प्रश्न 51वां प्रश्न देखिए ध्यान से। किसना कथन है कि संसाधन तो होते नहीं है बन जाते हैं? गोट्स, आर एन ब्राउन, आर ई मार्फी, ई जिमरमैन। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ई जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं ये क्या होते हैं तो बन जाते हैं, जो उन्होंने एकदम सही बताया गया था। ठीक है, चलिए देखिए इसके बारे में डिस्कस। संसाधन होते नहीं है बन जाते हैं, ये कथन जो जिमरमैन का है। मनुष्य अपने ज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्राकृतिक तत्वों के संसाधन में प्रेरित करता है। इसी कारण हर सभ्यता, संस्कृति एवं देश काल की संसाधन तालिकाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। अर्थात जिमरमैन का मानना था कि कोई वस्तु प्रकृति में उपस्थित भले ही है परंतु जब तक हम इसका उपयोग अपने फायदे के लिए नहीं करते हैं तब तक इसे हम संसाधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया था कि उपयोग की निरंतरता तथा अनिरंतरता पर आधारित संसाधन का वर्गीकरण निम्न है। नवीकरण संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, वायु, जल, वन्य प्राणी, मृदा, कृषि आदि। अनवीकरण में कौन आता है? अनवीकरण में कौन आता है? पेट्रोलियम आता है। प्राकृतिक आता है, गर्म होता है, लोहा होता है, तांबा होता है, क्या होता है? अयस्क होता है। ये सब किस में आते हैं तो इसमें अनवीकरण में आते हैं। ठीक है, आगे
नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखिए ध्यान से, निम्न में से किस देश की स्थानांतरण कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है? श्रीलंका को, म्यांमार को, फिलीपींस को और थाईलैंड को। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तमराई के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में। थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख स्थानांतरण न्यूजीलैंड है। एक और कृषि दिया है और एक और क्या दिया, देश दिया है। जैसे मिल्पा को क्या बोला जाता है किस देश में, तो मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में जो है क्या बोलते हैं हम लोग, तो मिल्पा कहते हैं। और ताबी की बात करें तो कहाँ बोला जाता है, मेडागास्कर में। कैगिन की बात करेंगे तो फिलीपींस में। लद्दाख की बात करें तो इंडोनेशिया और मलेशिया में। रोका की बात करेंगे तो कहाँ बोला जाता है, तो ब्राज़ील में बोला जाता है। ठीक है, और झुमा की बात करेंगे तो झुमा कहाँ बोला जाता है, तो ये जो उत्तरी पूर्वी भारत में। चन्ना की बात करेंगे तो कहाँ बोला जाता है, श्रीलंका में। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो है आज एलटी ग्रेड में जो भूगोल के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने देखे हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और ये भी बताएं कि वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।